ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार रुझान बता रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 180 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 70 जबकि कांग्रेस 90 पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। जेडीएस का आंकड़ा भी बढ़ा है, 13 पर बढ़त बनाती जेडीएस दिखाई दे रही है, जबकि अन्य 5 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला शुरुआती रुझानों में देखने को मिल रहा है। हालांकि बार बार हम कह रहे हैं कि अभी शुरुआती रुझान है, इन रुझानों के नतीजे में तब्दील होने में थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन दिलचस्प मुकाबला, कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, आज ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, जिसका बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा था। राजनीतिक दलों, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस, दोनों दलों की धड़कनें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस उत्साहित जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सांसें अभी अटकी हुई हैं। जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते तब तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। 180 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 70 तो कांग्रेस 90, यानी कि 20 सीटों पर रुझानों में कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि जेडीएस 13 सीटों पर, अन्य 5 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शुरुआती रुझानों में अब कांग्रेस का शतक लग चुका है, यानी रुझान अब एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। 224 सीटों पर वोटों की गिनती का काम तेज गति के साथ किया जा रहा है। 36 मतगणना स्थल बनाए गए हैं, जहां पर वोटों की गिनती का काम 8 बजे से शुरू हो चुका है और शुरुआती रुझानों में कांग्रेस शतक लगाती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी लगातार दावे किए जा रहे हैं सभी राजनीतिक दलों की तरफ से। बिल्कुल, तो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस का शतक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही आपको जानकारी दे रहे हैं रुझान आखिर किस तरह के निकल के सामने आ रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, मनोज पंडित जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज जी, सीधा रुख में आपका कर लेती हूँ। कर्नाटक में किंग कौन होगा, इसकी जंग जाहिर तौर पर तेज होती जा रही है। रुझान भी अब तो निकलने सामने आने शुरू हो गए हैं। क्या लगता है, दिल की धड़कनें बढ़ रही है? मियां जी, दिल की धड़कन बढ़ने की कोई बात ही नहीं है। ये तो जनता जनार्दन है और जनता जिसको चाहेगी उसको तख्त पे बैठाएगी। पर चूंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और जो काम किए हैं वो जनता तक बताए गए हैं। अब देखो, आखिरी फैसला तो जनता का ही होता है, पर मुझे लगता है सरकार हम लोग बना लेंगे। ये तो शुरुआती रुझान है, रुझानों का कुछ मतलब निकलता नहीं है। अभी नतीजे में आने में समय लगेगा और भारतीय जनता पार्टी 38 साल पुराना जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ने की बिल्कुल तैयारी में है। जी, तो मिथक तोड़ने की तैयारी में है। अरुणेश जी, जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे, देखिए अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे मिथक तोड़ने के लिए ही हम हैं। मिथक इससे पहले भी तोड़े हैं और इस बार भी तोड़ेंगे। 38 सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है इस बार। नहीं, बिल्कुल मिथक टूटेंगे और मैं कह रहा हूं कि क्लियर मैंडेट की सरकार आएगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जो सरकार आएगी वो पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे 1.5 घंटे बाद लगभग क्लियर हो जाएगा। और जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है और इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है कि भ्रष्टाचार जो है वो कर्नाटक का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जैसे कई हमारे जो साथी हैं जो अभी बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि लास्ट के 2-3 स्टेटमेंट हैं वो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल रहे, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट थे और जो एजेंडे थे वो बीजेपी द्वारा चलाए गए थे। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी घटना हुई जो सोशल मीडिया पे बहुत कम लोगों तक पहुंची है कि खड़गे साहब जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको भी बीजेपी के एक विधायक ने जान से मारने की धमकी दी थी और साथ ही उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन उस पे कभी भी इस तरह की नेशनल मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई। चले देखिए, बीजेपी की तो बात हम करेंगे ही, क्योंकि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही माना जा रहा है। हालांकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता मनोज पंडित जी बताएंगे कि एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए उसको लेकर इनका रिएक्शन क्या है। लेकिन आपने जेडीएस का अभी जिक्र किया, जेडीएस आपको इतनी कमजोर नजर आ रही है क्या? आप तो मुकाबले से पहले ही उसको बाहर मानकर चल रहे हैं। नहीं, जेडीएस कमजोर नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि जनता क्लियर मैंडेट देगी, जिस पार्टी को भी देगी। 3.5 साल से बीजेपी को जनता ने मौका दिया, 3.5 साल बीजेपी की अभी सरकार रही, तो एक तुलनात्मक अध्ययन हो चुका है। जनता ने बीजेपी को देख लिया है कि 2-2 इसमें मुख्यमंत्री रहे और बाकायदा पूरी जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन थी उस पूरी एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री जी को लिखित चिट्ठी भी लिखी कि हमसे 40% तक रिश्वत की मांग की जाती है और इनकी पार्टी के विधायक के एक पुत्र थे
वो रिश्वत लेते हुए पकड़े भी गए और उनके यहाँ से 5 से 6 करोड़ रुपए बरामद भी हुए। और ये एन वक्त पे हुआ, ये जनवरी फरवरी के महीने में हुआ। अगर कोई ये पुरानी बात हो जाती, 1-2 साल पुरानी बात होती, तो जनता शायद उसको भूल भी जाती। ठीक है। लेकिन ये इसकी जो टाइमिंग रही बिल्कुल चुनाव से पहले रही। ठीक है, भ्रष्टाचार का देखिए एक अहम विषय और उठाया गया, ये चुनावों में भी उठाया गया, रैलियों में भी उठाया गया और ये कहा गया कि देखिए हर कॉन्ट्रैक्ट में 40% भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कमीशन लेती थी। मठों से भी तकरीबन 30% रिश्वतखोरी ली जाती थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के आरोप चुनावों में भी कांग्रेस ने उठाए, रैलियों में भी उठाए और इसके बाद अब भी अरुणेश जी यही बात कह रहे हैं कि भले ही तमाम रैलियां आप कर लें, भले ही तमाम जनसभाएं आप कर लें, लेकिन भ्रष्टाचार के विषय पर जब जनता सोचेगी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया होगा। नेहा जी, अब चुनाव खत्म हो चुका है। हाँ। अब ये सब चीजों को कोई मतलब निकलता नहीं। अरुणेश जी को बताइए, अब चुनाव खत्म हो गया है, जो टेप इनको रिकॉर्ड करके दिया था ना पार्टी ने, अभी तक ये उसी टेप को चला रहे हैं। अब इनको बोलो टेप बदल दें, अब टेप की जरूरत नहीं है, अब चुनाव खत्म हो चुका है। अब चीजें, अब चूंकि रिजल्ट आने वाले हैं, चीजें दिख रही हैं सामने, तो अब जनता ने जो करना था कर दिया उसमें। अब आगे का क्या करना है उसकी तैयारी करें कि अभी क्या होने वाला है। अभी मैं आपको बता दूं कि 38 साल पुराने वाला जो रिकॉर्ड था वो टूटने वाला है और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आने वाली है। वहां पर ये सब चीजें हैं, इनको समझ में आ जाएगा, 1 बजे तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। एग्जिट पोल्स के नतीजे क्या कहते हैं? सपने देखने बंद कीजिए, इस बार जनता जो है वो आपको अरुणेश जी, सपने देखने का अधिकार सबका है और आप उसको रोक नहीं सकते। अभी सरकार नहीं बनी आपकी, अभी से आपकी आवाज बदल गई, तो ऐसा मत कीजिए। अभी तो देखिए, थोड़ा सरकार तो बनने दीजिए, तब आवाज बदले तो समझ में आती है बात। नहीं, मैं नहीं, ये तो ये मान रहे हैं ना, सपने ये देख रहे हैं कि सरकार बनने दीजिए। ये सपने जो देख रहे हैं, मैं क्यों तोड़ूं उनके सपनों को? अच्छी बात है, बना के रखे अपने सपने। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। रुद्र प्रताप जी, देखिए सपने देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है, कांग्रेस भी देख रही है, सपने देखने का अधिकार तो है, लेकिन स्थिति क्या बताती है? देखिए, स्थिति तो अभी कांग्रेस के ही पक्ष में है और उसमें एक बड़ा फैक्टर जेडीएस का भी है, क्योंकि अगर जेडीएस 25 से 30 सीटों से कम पे आती है तो उसका फायदा कांग्रेस को बहुत अच्छे से मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की जो स्थिति है, अगर बीजेपी 70-80 सीटों से ऊपर जाती है अभी के आंकड़े और अनुमान के हिसाब से, तो वो बीजेपी के लिए जीत होगी। और कांग्रेस को जितना वो दूर रख पाती है बहुमत से, वो उसकी जीत है, क्योंकि वहां पर बीजेपी के लिए बहुमत पाना या चुनाव जीत पाना और सरकार बनाना वो तो बहुत बात की बात है। लेकिन अभी जो परिणाम के हिसाब से आ रहे हैं, जो रुझान के हिसाब से आ रहे हैं कि वो बीजेपी कांग्रेस को केवल बहुमत से दूर रख ले, ये उसकी जीत होगी। और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां अगर जेडीएस 25 से 30 सीटें नहीं जीत पाती है तो कांग्रेस बहुमत में बहुत आसानी से आ जाएगी। ये तो आपने कांग्रेस के लिए डराने वाली बात कर दी कि अगर 80 सीटें आ जाती हैं तो फिर तो मामला गड़बड़ है। ये तो वही स्थिति हो गई। लेकिन अगर ट्रायंगुलर मुकाबला बनता है तो मैं विक्रम कलपाड़ी साहब आपके पास आऊँगा। अगर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बनते दिखाई देते हैं तो खरीद फरोख्त की कितनी संभावनाएं आपको लग रहे हैं, खासतौर पर तब जब देश की सर्वोच्च अदालत का हाल ही में फैसला आया 2 दिन पहले महाराष्ट्र और दिल्ली में एलजी के अधिकारों को लेकर? क्या आपको लग रहा है कि अब मर्यादा पार करने की कोशिश कर पाएगी कोई पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति के जरिए? देखिए, राजनीति तो राजनीति है, पर रिसोर्ट पॉलिटिक्स जब मौका आएगा तब आ सकती है। बीजेपी इज प्रीटी गुड एट इट। पर देखिए, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि जेडीएस जो कॉन्टेस्ट है जेडीएस को, वो बीजेपी के साथ है जी। इस बार कांग्रेस ने ओल्ड मैसूरू रीजन, जहां से ज्यादातर सीट्स जेडीएस जीती है, वो अभी सीधा बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने वोकलिगा वोट बैंक, जो ज्यादातर वहां के पॉपुलेशन है, उसी पे फोकस किया है। और ये एक सेल्फ गोल भी मारा था, पर वो ठीक था। टीपू सुल्तान के जो मारे थे, जो नंजे गौड़ा और एक और समता गौड़ा, उनका नाम पॉपुलराइज किया था। पर ऐसा है कि द कॉन्टेस्ट इन ओल्ड मैसूरू इज बिटवीन बीजेपी एंड जेडीएस। कांग्रेस इज नॉट इन द पिक्चर। कांग्रेस इज इन द पिक्चर एवरीवेयर एल्स, स्पेशली इन जो किट्टूर कर्नाटका बोलते हैं और जो कल्याण कर्नाटका बोलते हैं, जो आंध्रा के पास है और जो महाराष्ट्र के पास है, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। और खड़गे जी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, सिंस वो जो कर्नाटक से ही हैं, तो पार्टी बहुत मजबूत है वहाँ पे इस बार।
आपका रुख करेंगे एक बार फिर से, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपने दर्शकों को रुझान बता देते हैं। 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस भी बढ़त बनाए हुए हैं, जेडीएस 18 जबकि अन्य 2 सीटों पर आगे चल रही है। 210 सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं। रुझानों में बहुमत से 2 कदम दूर है कांग्रेस पार्टी, यानी कि कांग्रेस पार्टी ये कहा जा सकता है कि बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 111 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, हालांकि बार बार हम कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, इन रुझानों को अभी नतीजों में तब्दील होने में थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन कहते हैं कि शुरुआत जब होती है, भले ही रुझानों के माध्यम से अगर बढ़त बनती दिखती है, तो जिस दल के प्रति ये बढ़त बनती दिखती है उत्साहित होना लाजमी है। और निश्चित तौर पर डॉक्टर अवनीश यादव जी उत्साहित जरूर हो रहे होंगे, लेकिन अवनीश जी अभी शुरुआती रुझान है, मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले पंकज सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, आप क्या कुछ स्थिति बनते देख रहे हैं? स्थिति जो दिखाई दे रही है वो पूरी तरह एग्जिट पोल वाली दिखाई दे रही है। इसमें मुझे इसको देख के थोड़ा सा आश्चर्य नहीं हो रहा है जी, क्योंकि जेडीएस 15 सीटों पे है और जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जेडीएस 30 से 25 सीटों पे रहेगी इस बार। हालांकि पिछली बार जैसे 30-35 सीटों के आसपास जेडीएस थी। जेडीएस का सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आ रहा है कि इनका जो कोर वोट बैंक था वोकलिका और मुस्लिम, तो मुस्लिम कम्युनिटी ने इस बार पूरी तरह से कांग्रेस को वोट किया। और जैसे कि अभी विक्रम जी ने बताया, ठीक है पंकज जी आपका रुख करेंगे, उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को अपडेट दे देते हैं। रुझानों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, यानी कि 111 से भी ज्यादा सीटें अब कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये रुझान है, ये शुरुआती रुझान है, नतीजों में तब्दील होंगे तब भी हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन रुझान जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी एग्जिट पोल के जो नतीजे थे कुछ उसी दिशा में शुरुआती रुझान बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती रुझान में कांग्रेस बहुमत की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये रुझान अब सामने आते जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस बहुमत की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। किसके सिर सजेगा ताज, आज इसका फैसला होने जा रहा है। वोटों की गिनती लगातार चल रही है। आपको बता दें कि 36 मतगणना स्थल है जहां पर वोटों की काउंटिंग की जा रही है। शुरुआती रुझान जो अब तक सामने आया उसमें कांग्रेस से पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। और फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता उत्साहित जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पंकज सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात भी पूरी कीजिए। और दूसरा, मुस्लिम आरक्षण का जो दांव खेला गया बीजेपी की तरफ से, ये कितना असरदार साबित हो सकता है? हमें उसी पे आने वाला था कि बीजेपी ने अंतिम समय में मुस्लिम आरक्षण, ओबीसी मुस्लिम आरक्षण के 4% निकाल के लिंगायत और वोकलिका को दिए, मगर जब ग्राउंड पे बात की गई तो लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे। ये स्टेप थोड़ा लेट हो गया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने मैसूर, कर्नाटका और बेंगलोर रीजन में काफी वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। बीजेपी को लगता था कि चित्तूर और कल्याण तो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और कोस्टल भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आई थिंक कोस्टल से सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी, क्योंकि वहाँ पे हिंदुत्व ट्रेंड काफी सारा दिखाई देता है। मगर बीजेपी का जो प्रयास था मैसूर कर्नाटका रीजन में, वो सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पे जो मेजर वोट पड़ा है वो वोकलिका जेडीएस को ही पड़ेगा, मगर जो मुस्लिम वोट जो कटेगा उसमें जेडीएस की सीटें कट रही है। वहाँ पे कुछ ऐसे जिले मांडिया और हसन जो पूरे 50% वहाँ का वोकलिका है और वहाँ की 99% सीट जाती है जेडीएस के पास। मगर वो इस बार रिफ्लेक्ट होंगी या नहीं होंगी वो देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मनोज जी मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि देखिए सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है। 4% मुस्लिम आरक्षण को काटकर 2% वोकलिका को देना, लिंगायत को देना। अब सवाल इस बात को लेकर है कि इस नारे पे आप कैसे बात करते हैं कि हम तो जी चलते हैं, इस पे कैसे चलते हैं? यहाँ तो आरक्षण एक का काट दिया गया, सबका साथ और सबका विकास होगा तो सभी का होगा ना। बीजेपी को सिर्फ पसमानदा क्यों पसंद है? नहीं, आरक्षण की हम लोग तो क्वालिटी पैदा करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति में जो है एक काबिलियत हो। आप देखिए कि जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में यही चीजें डाली गई हैं कि अब बच्चे को पहले 12th के बाद कहीं प्रशिक्षण मिलता था, अब 8th के बाद ही उसे प्रशिक्षण देने की नई शिक्षा नीति में। तो हम लोग आने वाली पीढ़ी को बोझ नहीं बनाना चाहते। भारतीय जनता पार्टी की नीति ये है कि हम काबिलियत पैदा नहीं, आप समझिए, आप आरक्षण की बात ही क्यों करनी? हम काबिलियत पैदा करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप में ये काबिलियत हो कि लोग ढूंढें आपको, कि
आपकी वजह से हमारा सिस्टम चलेगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में हमने क्या किया, हर जिले के हिसाब से हमने रोजगार की बात की। जिस जिले में जो चीजें बनती हैं, जहां उत्पाद होता है, वहीं के नौजवानों को वहीं रोजगार मिले। फिर तो खत्म ही कर देना चाहिए था। नहीं तो अभी खत्म नहीं कर सकते क्योंकि स्थिति क्या है, उसका विरोध बहुत हो जाएगा। पर लेकिन चीजों को धीरे धीरे चीजों को पाइपलाइन में लाना पड़ेगा। आप ये देखिए कि पूरे सिस्टम को बदलने में समय लगता है। नहीं तो 3.5 साल में कर्नाटक में कितना पाइपलाइन में आगे बढ़ पाया? नहीं आप देखिए रोजगार के मामले में, रोजगार के मामले में तो बेरोजगारी तो वहां पर आज भी बड़ी समस्या है। नहीं, बेरोजगारी तो पूरे देश में समस्या है। ऐसा नहीं है। नहीं ये अच्छा है, नहीं मैं बता रहा हूँ, ऐसा देखो, जो विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी पूरे देश में समस्या है, उस समस्या से तो कहीं ना कहीं सरकार को उसका एक ब्लूप्रिंट तो बनाना पड़ेगा ना। उस ब्लूप्रिंट को हम लोग बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। आज आप देखिए कि आज हमने 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात खाली उत्तर प्रदेश में की, कि हम लोग उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ की बात की ना, मिला नहीं ना। नहीं मिलेगा ना बाबा, मिलेगा क्यों? 32 लाख कब करोड़ मिलेगा सर? आपकी नेहा जी, आप सरकार बताइए, के 32 5 लाख साल करोड़ पूरे का हो गए। बिजनेस, 32 उसके लाख बाद करोड़ का केंद्र में इन्वेस्टमेंट उत्तर दूसरी प्रदेश बार में आ आपकी गया। सरकार आ गई। जब 32 लाख करोड़ का कर्नाटक में भी इन्वेस्टमेंट आप आएगा तो दूसरी आप बार काम थोड़ी सरकार करेंगे, हम बनाने काम की थोड़ी बात- करेंगे, अभी तक नौजवान आप काम वादे ही कर करेगा। रहे हैं सर, अभी तक वादे ही कर रहे हैं, अभी तक ब्लूप्रिंट ही तैयार कर रहे हैं। आप बताइए ये नेहा तो जी, वाकई आप सोचने वाली 27 बात साल है का ना। रिकॉर्ड हमने उत्तर प्रदेश में तोड़ा, तो खाली वादों पे नहीं तोड़ा। चले अब रुझानों में काम करके बीजेपी का दिखाया। शतक आता, कम से कम मनोज पंडित जी के लिए थोड़ा मुस्कुराने का मौका है, क्योंकि बीजेपी भी रुझानों में शतक लगाती दिखाई दे रही है। 210 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 100 पर, अब कांग्रेस का आंकड़ा थोड़ा कम हुआ, 98 पर अब कांग्रेस बढ़त बना रही है, तो बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही है, यानी कि कांटे की टक्कर। हालांकि उत्साहित दोनों दल नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, अप एंड डाउन की स्थिति देखने को मिल रही है। कभी बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई देती है तो कभी कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि रुझानों में बीजेपी का फिलहाल शतक लगता दिखाई दे रहा है, कांग्रेस 98 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही। तो बिल्कुल बीजेपी शतक लगाते हुए दिखाई दे रही है रुझानों में। ये शुरुआती रुझान है। मनोज जी का सीधा रुख कर लेते हैं। मनोज जी, कह सकते हैं आप मुस्कुराइए, शतक लगा रहे हैं। हम लोग तो अस्वस्थ हैं मैडम, हमें तो पहले से हमने बताया कि हम अस्वस्थ हैं। हमें मालूम है कि रुझान है, अभी सरकार बनने, मैं बताया 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है भारतीय जनता पार्टी। आप देख लीजिएगा, 38 साल का रिकॉर्ड हम तोड़ने जा रहे हैं, और जो हमने वहाँ काम किए हैं, जनता उससे बहुत खुश है। अब लोग विकास की बात चाहते हैं। अब लोग भरोसा यूपी में मिथक तोड़ने के बाद जागा? नहीं, कॉन्फिडेंस तो आता ही है ना। आप अच्छा काम करेंगे, लोग आपके काम को पसंद करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। कितनी सीटें आप आकलन करके चल रहे हैं, कितनी सीटें आ रही हैं? मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए। अच्छा ये बताइए, इतनी अच्छी सरकार काम कर रही थी, मुख्यमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो बदलाव क्यों? नहीं, बदलाव कहाँ भाई, हम तो रिपीट कर रहे हैं ना वहाँ पे। नहीं, बदलाव में मुख्यमंत्री बदलने की बात नहीं, मुख्यमंत्री तो देखो, आप ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वहां पर आप में आपको अब चीजों को बदलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक को बैठा दे तो ठीक है, दोबारा नंबर नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री तो भी हैं, चलेंगे। अब जब तक कोई नया चेहरा अगर लगता है, मुख्यमंत्री भी तो थे। नहीं, मुख्यमंत्री हैं, पर लेकिन अगर कोई नया चेहरा आ सकता है, कोई यूथ को अगर रख सकते हैं तो रखने की कोशिश करें। येदियुरप्पा साहब के चेहरे की चमक कुछ फीकी नजर आ रही थी बीजेपी को। अब ये इसमें क्या कमेंट किया जाए? लिंगायत समुदाय भी नाराज नजर आ रहा था। अब कहते ईश्वरप्पा भी छोड़ के चले गए और येदियुरप्पा से ठीक, इस्तीफा देखिए मांग अभी लिया। अभी रुझानों का हम जिक्र कर रहे थे। फिलहाल चेहरे पर मुस्कुराहट मनोज पंडित जी के जरूर देखी जा सकती है, क्योंकि रुझानों में बीजेपी अब शतक लगाते दिखाई दे रही है। कुछ अंतर से अरुणेश यादव जी की पार्टी थोड़ा पिछड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि शुरुआती रुझान है, हम बार बार कह रहे हैं, और मनोज पंडित जी जो दावा कर रहे हैं कि हमें तो बस फाइनल नतीजे का इंतजार है, बाजी तो हमारे पक्ष में होगी। पूजा पाठ करके तो अभी डॉक्टर अरुणेश यादव भी आए हैं सुबह सुबह, इस उम्मीद के साथ कि आज तो ढोल बजेंगे, मिठाइयां बटेंगी। कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल सुबह से ही दिखाई दे रहा था, ढोल नगाड़ों के साथ। अरुणेश जी। जी बिल्कुल, जो हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इतने रोजगार दिए जाएंगे, करोड़ों रोजगार दिए जाएंगे, तो मैं बता, हालांकि ये चर्चा का आज मुद्दा नहीं है, लेकिन अब झिझक चला है तो 1 मिनट थोड़ा सा आपके फंसने की संभावना ज्यादा है क्या यूपी का जिक्र करके? यूपी में भी आप चुनाव सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं क्या? नगर निगम का आप देखिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी जी। तो जब यूपी में योगी जी का पहला कार्यकाल था, तो उसमें भी नोएडा में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था और लाखों रोजगार के वादे किए गए थे कि साहब लाखों रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन वो रोजगार कहाँ गायब हो गए, उनका कोई अता पता नहीं चला। और साथ ही जो हमारे
बड़े भाई कह रहे हैं मनोज जी कि रोजगार इस समय बहुत बड़ी समस्या है, तो जो बीजेपी को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप जब 2014 में सत्ता में आए तो आपका जो सबसे अहम मुद्दा था वो रोजगार ही था। प्रधानमंत्री जी ने हर भाषण में, हर रैली में अपने कहा कि साहब हम 2 करोड़, कम से कम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। चले ठीक, आपने प्रधानमंत्री के 2 करोड़ नौकरियों के वादों की बात की, आपके पास क्या है, यानी कांग्रेस पार्टी के पास क्या है कर्नाटक के नौजवानों को देने के लिए? क्या खाका तैयार किया है आपने? बेरोजगारी कैसे दूर कीजिएगा? जी बिल्कुल, हमने जो है लगभग 12 लाख नए रोजगार देने का वादा किया है और उसको 3 महीने के भीतर दिया जाएगा। रोजगार या नौकरी? नौकरियां दी जाएंगी। लगभग 12 लाख नौकरियां हैं जिनका हमने स्केच तैयार किया है, जो पद खाली है, तो वो उस पे हमारा काम रहेगा प्रमुखता से। और दूसरा जो अहम बहनों के लिए, जो माताओं बहनों के लिए एक जनता के समर्पित होकर काम करना चाहते हैं वो, और हमारे आइडियोलॉजी से मिलते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। कितना चैलेंज लग रहा है क्योंकि बजरंग दल वाला इशू भी आप लोगों ने खेला है? कोई चैलेंज नहीं लग रहा है। 12-1 बजे तक भारतीय जनता पार्टी जरूर बहुमत से ज्यादा सीटें होंगी और हम सरकार बनाने में सफल रहेंगे। साहब को आप सुन पा रहे थे, भरोसा जाहिर कर रहे हैं, हालांकि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब दोपहर का 12 बजे या फिर 1 बजे, तब उन्हें भरोसा है कि तब बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार जरूर कर पाएगी। अपनी बात पूरी कीजिए डॉक्टर अरुणेश यादव जी। हमारा जो है नौकरियों का है कि 12 लाख से ज्यादा जो नौकरियां हैं सरकारी पद और तमाम जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें 12 लाख से ज्यादा पदों की सुनिश्चिति की जाएगी। बहनों के लिए, माताओं बहनों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की जा रही है। उसके तहत अगर हमारी सरकार बनती है तो वो उसमें ज्यादा से ज्यादा माताओं बहनों को लाभान्वित किया जाएगा। किसानों के लिए हमारा जो है एक बहुत बड़ा सेगमेंट रहेगा कि जो कर्नाटक का किसान परेशान है तो उसके लिए हम सुनिश्चिति करेंगे। और एक जो गरीब तबके को राशन की योजना थी, जो 7 किलो चावल पहले कांग्रेस की सरकार देती थी, तो उसको बढ़ा के 10 किलो कर दिया गया है। और एक और इसमें सेगमेंट है जो ग्रेजुएट बेरोजगार है, तो उनको बेरोजगारी भत्ते के तौर पे एक न्यूनतम राशि दी जाएगी, जिससे कि ये तो आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं कि घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। हालांकि निश्चित तौर पे जो मुफ्त की रेवड़ियों की बात कही जा रही है उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी दल पीछे नहीं है। मैं रुद्र प्रताप सिंह जी आपके पास आऊंगा। ये बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से जो मुफ्त की घोषणाएं की गई उसको लेकर, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि बीजेपी को भी मजबूर होना पड़ा और कांग्रेस ने तो झड़ी लगा दी सौगातों की कि बस एक बार सरकार में ले आइए, हम सब कुछ दे देंगे। हो सकता है चांद तारे भी तोड़ने का वादा कर देते हैं। अब तो ये आम बात हो गई, अब इसमें हम लोग चर्चा करें इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये हर पार्टी की स्ट्रेटजी है, वो अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करती है और दूसरे के लिए वो उसकी बुराई करती है लेकिन अब हर पार्टी के लिए ये आम बात हो चुकी है। लेकिन जब हम लोग कर्नाटक के चुनाव में जाते हैं तो कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी की जो कमजोरी है उसको वो ठीक नहीं कर पा रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी की जो जितनी बड़ी लीडरशिप है वो उसमें भाषा का वहाँ पर प्रभाव है। क्योंकि जब वो कर्नाटक में जाते हैं तो उनको ट्रांसलेटर चाहिए होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री बोल रहे हो, चाहे योगी आदित्यनाथ बोल रहे हो, चाहे अमित शाह जी बोल रहे हो। वहाँ उनके जो लोकल के लीडर हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पाए। अब जैसे 2 बड़े इनके चेहरे हैं, आपकी निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी कर्नाटक से आती हैं, लेकिन उनका उस चुनाव में कोई रोल नहीं है। तेजस्वी सूर्या इनके यूथ बीजेपी के अध्यक्ष हैं और लोकसभा चुनाव में उनको बहुत बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार किया गया था, लेकिन वो पूरे चुनाव में नजर नहीं आए। तो जब आपके पास देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है या कद है उसके कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन उसके साथ वहाँ का लोकल जो नेतृत्व है उसकी जरूरत पड़ेगी। यानी आप वही बात कह रहे हैं ना कि लोकसभा चुनाव की अलग बात है, विधानसभा चुनाव की अलग बात है। अगर लोकसभा की होती तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा एक बड़े तौर पर उभर कर सामने रहता। लोकल स्टेट के इलेक्शन है, इसलिए आपको लग रहा है
कि शायद जनता स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तरजीह देगी? लोग मुद्दे तो होते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे होते हैं तो जो भाषा का बैरियर है कि जैसे वो हिंदी में बोल रहे हैं और उनको वहां पर समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब वही कम्युनिकेशन वो उत्तर भारत में हिंदी बेल्ट में बोलेंगे तो उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आज भी जो कर्नाटक में सीटें बीजेपी जीत रही है उसमें 25 से 30 सीटें प्रधानमंत्री के कैंपेन की बदौलत ज्यादा जीतेगी। नहीं तो जो स्थिति वहां पर बनती है उस हिसाब से कर्नाटक में बीजेपी 50 सीट नहीं जीतनी चाहिए थी, जितना उनके खिलाफ वहां पर माहौल बना या कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा, वो सारा समीकरण मिला के बीजेपी के 50 सीट पर जाना चाहिए था। लेकिन जो अंत के वो 10 दिन 15 दिन प्रधानमंत्री आते हैं वो 25-30 सीट उनके बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी वहां का लोकल नेतृत्व काम करता तो वहां पर बीजेपी जो चाह रही थी कि हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे वो आसानी से कर सकती थी, लेकिन वहां वो चीज उनकी कमजोरी रही है, वो उनको हमेशा से महसूस हुआ है जहां पर भी है। तो सवाल इस बात को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है अभी रुद्र जी ने, कह रहे हैं कि देखिए लोकल नेता जो सीधा कम्युनिकेट करते हैं जनता से, प्रधानमंत्री के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, लेकिन लोकल जो नेता है वो सीधे कम्युनिकेट कर पाएंगे वहां की लोकल भाषा में, वो ज्यादा प्रभावशाली रहती है चीजें। लेकिन उसके बावजूद भी मंच से भी नदारद दिखे लोकल नेता। सिर्फ प्रधानमंत्री के बलबूते ही क्या लगता है कि कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर से वापसी की जा सकती है, और क्या वजह है कि लोकल नेताओं को इतनी तरजीह नहीं दी गई? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी पार्टी ने मेहनत की है, पूरे लोगों ने मेहनत की है, पर लेकिन ये बात सही है, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो भाषा का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा फर्क है। हम लोग आप देखिए कि हम अगर हिंदी भाषा में बात करते हैं तो मैं आपको अच्छे समझा सकता हूँ, आप मेरी बात को अच्छे समझ सकते हैं, पर अगर हम दूसरी भाषा की बात करते हैं तो आदमी भाव तो समझ सकता है पर उन शब्दों को नहीं पकड़ सकता। नहीं, लेकिन साथ ही जहाँ साथ पर ये भी चीजें रहता है हैं ना मनोज जी कि काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री देश के लिए है, लेकिन जब कर्नाटक की बात आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सबसे बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि मुख्यमंत्री जो होगा वो काम कैसे करेगा, बाकी जो लीडर्स होंगे वो काम कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के लिए ठीक है प्रचार भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लोकल नेताओं को भूलना नहीं नेहा जी, भूलने की तो बात ही नहीं है। आप बताइए, सारे लोगों ने मेहनत की वहाँ पे, तेजस्वी शौर्या जी ने मेहनत की, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने मेहनत की, सबने मेहनत की, पूरे चुनाव में मेहनत की। ऐसा नहीं है कि वो है, पर चूंकि जो आपका असर होता है, जो यहाँ के नेताओं का वहां असर करते हैं और वहां के नेताओं को यहाँ असर की बात करते हैं, उसमें थोड़ा फर्क होता है। वो चीजें नहीं, अब मान लो कल को उत्तर प्रदेश में क्या इधर चुनाव होता है और वहां के नेता यहाँ चुनाव में आते हैं तो इतना ज्यादा फर्क नहीं डाल सकते। चलिए, लेकिन अगर बीजेपी की जीत होती है तो जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा? अगर जीत तो होनी ही है, अगर की तो बात ही छोड़ो आप, हम तो पूरे स्वस्थ हैं, जीत तो होनी है, सरकार हम ही बनाएंगे। सरकार अगर इन केस, हालांकि हम कह रहे हैं कि नतीजे भी सामने नहीं आए हैं, एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा इफेक्ट माना जाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी के पक्ष में नतीजे सामने नहीं आते तो हार की जिम्मेदारी आखिर किसके सर पर होगी? एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।